वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। आप सब जानते ही हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आज लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग के बाद वो इमीडिएट 5% का उसने लोअर सर्किट दिखाया है। अब हम यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जानेंगे जिस वजह से कि इसका लोअर सर्किट हमें 5% का देखने को मिला है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके कौन से प्राइस पर हमें इसमें बाय करना चाहिए। तो आपको वीडियो डेफिनेटली पूरा देख लेना चाहिए। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डेफिनेटली वो भी जाकर चेकआउट करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका लिस्टिंग प्राइस था, जो हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में देखा था कि 261.85 रुपीज का लिस्टिंग प्राइस था। अब ये लिस्टिंग प्राइस से हाई कितना गया है और लो कितना आया है। 5% तो आया है, लेकिन कितना, तो चलिए हम पहले वो चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि जिसका लिस्टिंग प्राइस था 261.85 का, वो 249 रुपीज का हमें देखने को मिल रहा है। 5% का लोअर सर्किट इसमें लगा है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट होते ही स्टॉक डाउन में गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक ने जो हाई बनाया है, ये हाई 278 रुपीज का हमें हाई बनाता हुआ देखने को स्टॉक मिला है। 278 रुपीज का हाई बनाने के बाद उसमें धीरे धीरे डाउनफॉल आ गया और 249 रुपीज का जो है इसने लोअर सर्किट दिखाया है। अब रिलायंस इंडस्ट्री से डीमर्ज होने वाली रिलायंस की एंटाइटी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर लिस्टिंग के फर्स्ट डे ही 5% का लोअर सर्किट बताती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात है। अब बात क्या है ये अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बेसिस पर आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि आपको इसमें बाइंग कब करना भी है या नहीं। यहां पर जो है मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल ओपन किया है। आप देख सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल शेयर जो है आज फर्स्ट डे में ही 5% का लोअर सर्किट दिखाया है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेलिंग कौन कर रहा है। तो यहाँ पे गाइस, जब रिलायंस के जैसे बहुत से लोगों के पास रिलायंस के स्टॉक होंगे और इनको जो है डीमर्जर के बाद 1:1 के रेशो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक मिले। अब रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये सिर्फ आप और मेरे जैसे रिटेलर्स के पास नहीं है, डेफिनेटली ये डीआईएस के पास भी है, ये एफआईएस के पास भी है, ये म्यूचुअल फंड्स के पास भी है। तो जब ये लोगों के पास यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इनको जब ये स्टॉक्स रिलायंस के बदले जेएफएस मिला तो जेएफएस में इन्वेस्टेड रहने के पीछे का उनका रीजन अलग होता है, आप जानते ही हैं। और जो जैसे रिलायंस निफ्टी 50 का पार्ट है और निफ्टी 50 का पार्ट होने की वजह से इसका वेटेज ज्यादा है। अब जेएफएस जो है ये डेफिनेटली निफ्टी 50 का पार्ट बना है और निफ्टी 51 हमें देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी 50 में ये हमेशा नहीं रहने वाला है। 24 अगस्त तक ये निफ्टी 50 में बना रहेगा। उसके बाद ये निफ्टी 50 से विड्रॉल कर लिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा। अब जब ये निफ्टी 50 से रिमूव हो जाएगा तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये उसमें उनको बेनिफिट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों का जो काम है उस हिसाब से इनको प्रॉफिट जनरेट करना है, फिर उसमें से शेयर डिस्ट्रीब्यूट अपने क्लाइंट्स को करना है। तो उस हिसाब से उनको वो बेनिफिट इसमें नहीं दिख रहा है। इस वजह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ये इस अपना जो स्टॉक है वो स्टेक है वो बेचते हुए देखने को मिल रहा है। यानी जो जेएफएस में जो सेलिंग हो रही है, ये सेलिंग जो है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पे जिन लोगों को डीमर्जर में स्टॉक तो मिल गया लेकिन उनको वो रखना नहीं है, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड या डीआईएस हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे सेलिंग में। अब ये ऐसा नहीं है कि ये पूरे के पूरे सेल कर रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक बहुत से लोग सेल कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं बोलेंगे हम कि म्यूचुअल फंड में आगे हमें जेएफएस देखने को नहीं मिलेगा। जेएफएस जो है यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकता है आगे म्यूचुअल फंड्स में भी हमें देखने को मिले। अब ये तो था पहला रीजन जिस वजह से हमें जेएफएस में सेलिंग देखने को मिली। अब इसमें एक और रीजन है जिसके चलते कि हमें जो है जेएफएस
इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये जो 61.85 का जो प्राइस है ये किस तरह से निकाला गया है, ये मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में आपको समझाया था। अब जब ये वैल्यूएशन इसका प्राइस का निकाला गया तो वो वैल्यूएशन जो है ये फेयर वैल्यूएशन नहीं है। इसका जो फेयर वैल्यूएशन था ये 150 रुपीज से लेके 180 रुपीज के बिटवीन होना चाहिए था, लेकिन इसका वैल्यूएशन निकाला गया 261 रुपीज का। आपको डेफिनेटली वो वीडियो भी जाके देखना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखा है तो ये वैल्यूएशन इसका 150 रुपीज का होने की वजह से जिन लोगों को ये स्टॉक तो मिला है लेकिन वैल्यूएशन के ओवर प्राइस पे 50% से मिलने की वजह से उन्होंने वहां पे फटाफट सेलिंग करके प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा बेटर समझा रादर देन उसको कीप करना, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं मैक्स टू मैक्स 180 के आसपास आके सेटल होने के चांसेस है, क्योंकि स्टॉक का फेयर वैल्यूएशन जो है स्टॉक वहां तक डेफिनेटली गिरेगा ही। अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी रिलायंस की ह्यूज क्वांटिटी थी उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना ज्यादा बेटर समझा, ना कि एनबीएफसी जो होते हैं इसमें 3 से 5 साल के पहले आपको कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली वो वहां पे जो है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। सेकेंड तो ये स्टॉक जो है ये टी कैटेगरी में जो है देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक्स की जो है 6 कैटेगरीज होती है और अगर आप चाहते कि मैं आपको वो कैटेगरीज समझाऊं तो डेफिनेटली आपको कमेंट में एटलीस्ट यस लिखना होगा। अगर 7 से 8 लोग मुझे दिखते हैं जिनको ये समझना है तो मैं डेफिनेटली इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी अर्जेंट में। तो ये टी कैटेगरी का स्टॉक होने की वजह से इसका एक चीज ये है कि ये इंट्राडे में देखने को नहीं मिलेगा, एज वेल एज बाय टुडे सेल टुमारो इसमें भी देखने को नहीं मिलता। इस वजह से जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ये इसमें से एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है ये ओवर वैल्यूड होने की वजह से। अब ये जो है ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हमने देखे जिसके चलते कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसमें हमें हेवी सेल आउट देखने को मिला, 5% का पहले दिन लोअर सर्किट देखने को मिला है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें इसमें बाइंग कब करना चाहिए। तो जिनको ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्री के डीमर्जर के बाद जेएफएस के स्टॉक मिले हैं ये लोगों को कुछ भी नहीं करना है। इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो 3 से 4 से 5 साल में तो आपको ये रिटर्न्स बना के देगा, अदरवाइज आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आप फ्री हो, क्योंकि हमने फेयर वैल्यूएशन देखा 150 से लेके 180 रुपीस के बिटवीन है, अभी ये उसके ओवर है। डेफिनेटली ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से यहाँ पे सेल आउट आ रहा है। यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं एक और यहाँ बताना चाहूंगी कि इसके फंडामेंटल्स अभी पूरी तरह अवेलेबल नहीं होने की वजह से हम ये डेफिनेटली नहीं डिसीजन ले सकते कि ये लॉस में ही जाएगी। और दूसरी बात, अगर अब जिसको बाय करना है उसके लिए मैं कहूंगी 150 रुपीज से लेके 180 के बीच में ये स्टॉक सेटल होने के चांसेस है। मार्केट में थोड़ा जो है निगेटिविटी आने की चांसेस है और मार्केट में जब निगेटिविटी होगी स्टॉक गिरेगा तो उस टाइम पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल ये स्टॉक में जो है ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से वैसे ही सेल आउट पहले ही दिन 5% का है, हो सकता है कल भी सेल आउट हो, तो हमें जो है अगर न्यू अपॉर्चुनिटी अगर आपको बाय करनी है तो इसको इसके फेयर वैल्यूएशन पे आने दो, उस टाइम पे बाय करो। मार्केट में एक सेल आउट आए, निगेटिविटी आए, उस वक्त ये स्टॉक अच्छा खासा गिरेगा क्योंकि ये फेयर वैल्यूएशन तक गिरेगा ही, तो उस वक्त हम इसको जो है बाय करने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। उस टाइम पे हम ये बेनिफिट उठा सकते हैं कि हम इसको बाय करें, तब तक कि इसके फंडामेंटल्स भी क्लियर होके बाहर आए तो हमें वो भी पता चले कि कंपनी में पोटेंशियल कितना है कि हमें इसमें बाइंग करना है या नहीं। जिनको रिलायंस के सब्स्टिट्यूट में मिल चुके हैं स्टॉक वो लोग होल्ड करके रख सकते हैं, जिनके पास ह्यूज क्वांटिटी है वो आधा सेल करके प्रॉफिट कर लीजिए, आधे स्टॉक्स को रहने दीजिए। जैसे सपोज किसी के पास 100 स्टॉक्स है, 50 आप बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, 50 स्टॉक रखिए, क्योंकि अभी भी इसका फेस वैल्यू 10 का है तो आपके 50 स्टॉक जो है ये डेफिनेटली 500 बनने की पोटेंशियल रखेंगे। तो आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।